हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 27 नवंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 27 नवंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए, एमजेटी ऐप सर्च करके डाउनलोड कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव कौन है? तो वो है बान की मून। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट था। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस हैं। एमी पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय सीरीज कौन बनी? तो दिल्ली क्राइम बनी थी। ठीक है, एमी अवार्ड जीतने वाली। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट ने डिटेल में आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल में आंसर किया करो। चलिए अब बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट डे है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। भारत में प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को दोस्तों हमारा जो संविधान है उसके मैक्सिमम पार्ट अंगीकृत कर लिए गए थे, यानी शामिल कर लिए गए थे। संविधान दिवस मनाए जाने का उद्देश्य है कि भारतीय जो संविधान है उसके बारे में अवेयरनेस फैलाना, इसके महत्व को बताना, साथ ही साथ जो संविधान के निर्माता B.R. अम्बेडकर थे, इनके विचारों को, इनके सुझावों को देश भर में फैलाना। तो इसलिए मनाया जाता है। भारतीय संविधान की खूबी क्या क्या है? तो दोस्तों इसमें 22 भाग हैं। सभी खंड अगर मिला दिए जाए तो 25 हो जाते हैं। कुछ पार्ट्स में सब पार्ट भी हैं, जैसे कि भाग 4 में 4 का क है। ठीक है, 51 का अनुच्छेद है। तो सब आर्टिकल्स हैं, सब पार्ट हैं। तो इस वजह से कुल भाग अगर पूछा जाए मेन तो आप 22 बताएंगे, लेकिन अगर सब पार्ट्स को भी मिला दिया जाए तब 25 हो जाएंगे। ऐसे ही अनुच्छेद में भी है, अगर आर्टिकल्स को मिलाया जाए तो 395 है, अगर सब आर्टिकल्स को भी मिला दिया जाए तो 470 के आसपास पहुंच जाता है। अनुसूचियां दोस्तों 12 हैं, शुरुआत में 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। शामिल भाषाएं अभी 22 हैं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसका वर्णन किया गया है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का है, और सबसे पहला संविधान अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे अमेरिका का है। बाकी अगर आपको संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट है तो आप हमारा संविधान का कोर्स ले सकते हैं, वीडियो कोर्स। उसमें मात्र 149 में आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जीरो से लेकर के बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ाया गया है। चैप्टर बाय चैप्टर, एक एक पोस्ट के बारे में अलग अलग पढ़ाया गया है, संविधान और राज्य व्यवस्था दोनों के बारे में। तो आप उसे देख सकते हैं, एमजेटी ऐप पर मिलेगा कोर्स। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जम्मू कश्मीर में किस योजना की शुरुआत की? तो निर्मला सीतारमण जी ने अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में तेजस्विनी और हौसला योजना शुरू की हैं। तो उपरोक्त दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये 2 योजनाएं शुरू की गई हैं विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए खास करके। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो देखिए यहाँ पर इमेज में आपको मनोज सिन्हा भी दिख रहे हैं, ये वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और ये हैं निर्मला सीतारमण जी। अब देखिए इन दोनों की खासियत क्या है, ये क्यों योजना शुरू की गई है? तो ये दोनों योजनाएं जो खास करके युवा महिलाएं हैं, 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की आयु की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो अपना व्यवसाय करना चाहती हैं, जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, तो इनको लोन वगैरह दिया जाएगा और इनकी सहायता की जाएगी इसमें। तो जो तेजस्वी योजना है, तेजस्विनी योजना, इसके तहत युवा महिलाओं को उनकी क्वालिटी के आधार पर, उनकी योग्यता के आधार पर और उनकी लोकेशन के आधार पर, जहां पर वो रहती हैं वहां के आधार पर जो वो व्यवसाय करना चाहती हैं, स्वरोजगार करना चाहती हैं, उसके लिए उनको 5 लाख रुपए तक की फाइनेंशियली हेल्प की जाएगी। हौसला योजना जो है ये वहाँ पर उन महिलाओं को मोटिवेट किया जाएगा, एक प्रकार से जो वर्तमान महिला उद्यमी हैं उनको प्रमोट किया जाएगा और उनसे इंस्पायर करवाया जाएगा बाकी महिलाओं को। ठीक है, रोल मॉडल के रूप में। तो ये 2 योजनाएं अभी शुरू किया गया है जम्मू कश्मीर में। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एडीबी ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए भारत को कितने ऋण की मंजूरी दी है? तो एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में $1.5 बिलियन, ये यूएस डॉलर है, $1.5 बिलियन कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए ऋण देने की यानी लोन देने की घोषणा की है। तो देखिए भारत को एडीबी देगा, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एशिया के लिए बैंक होता है। अब इससे लगभग इंडिया दोस्तों 66.7 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन ले सकेगा, इसकी डोज खरीद सकेगा।
और इससे लगभग 31.7 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति को 2 डोज लगाई जाती है, तो ठीक है, तो इसी हिसाब से अनुमान लगाया गया है। ठीक है, कुछ वैक्सीन जो होंगी वो खराब भी होंगी। ठीक है, खराब बोले तो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी या फिर वेस्ट भी होंगी। तो इस वजह से लगभग 31 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन के लिए ये दिया जा रहा है लोन एडीबी के द्वारा। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 में स्थापित हुआ था। इसके 68 मेंबर कंट्रीज हैं। मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। मसात्सुगु अस्कावा इसके अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष कौन है? अशोक लवासा, जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त थे भारत में। अगला देखते हैं, इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए एशिया का प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो अभी हाल ही में एशिया का प्रतिनिधि चुना गया है दोस्तों प्रवीण सिन्हा को इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए। प्रवीण सिन्हा जी दोस्तों, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं, ये सीबीआई के सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ये विशेष निदेशक भी हैं भारत में। तो इनको अभी हाल ही में इंटरपोल में एशिया के लिए रिप्रेजेंटेटिव चुना गया है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसे ही इनको चुन लिया गया, इसके लिए बाकायदे वोटिंग हुई। वोटिंग में बहुत सारे देशों ने चुनाव में हिस्सा लिया और वोटिंग की, और इनके विपक्ष में भी कई देश खड़े थे, जो कि खास करके हमारे दुश्मन देश भी थे। चाइना, सिंगापुर था, कोरिया था, जॉर्डन था। तो इन 4 देशों के और प्रतिनिधि भी थे। भारत को सबसे ज़्यादा वोट मिला और भारत को रिप्रेजेंट कर रहे थे प्रवीण सिन्हा जी, ये जीत गए चुनाव और ये अब इंटरपोल की कार्यकारी समिति के लिए एशिया के प्रतिनिधि चुने गए हैं। अब ये एक प्रकार से देखा जाए तो इंडिया की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत भी है। देखिए, भारत ने सभी देशों के पास 1 to 1 कॉल करके कहा भी था कि आप हमें वोट करो। ठीक है, तो वहां पर वोटिंग में इतने देश शामिल हुए भारत की तरफ और भारत को वोट करके जिताए हैं। तो इसके बाद धन्यवाद भी दिया है इंडिया ने। फिलहाल इस्तांबुल तुर्की में 89वें इंटरपोल महासभा में ये वोटिंग हुआ था, ये आपको याद रखना है। 1923 यहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी इंटरपोल की। इंटरपोल ये दुनिया की पुलिस कहलाती है। इंटर मतलब इंटरनेशनल, पोल मतलब पुलिस। ठीक है, इंटरनेशनल पुलिस कह सकते हैं हम। लियोन फ्रांस में हेडक्वार्टर्ड है। किम जोंग यांग इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगला, कैबिनेट ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक विस्तारित किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने दोस्तों मार्च 2022 तक, यानी अगले 4 महीनों तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तारित किया है। ये प्रधानमंत्री अन्न गरीब कल्याण योजना कौन सी है? इसके तहत होता क्या है दोस्तों, जो गरीब व्यक्ति हैं, ये बेसिकली कोविड-19 के दौरान शुरू किया गया था गरीबों को अन्न प्रोवाइड करने के लिए। तो 5-5 किलो का राशन दिया जाता है। ठीक है, जो गरीब व्यक्ति हैं उनको। तो अभी ये कहा गया है कि अभी मार्च 2022 तक ये दिया जाएगा फिलहाल के लिए। तो 4 महीनों का और विस्तारीकरण मिला है। तो अगर आपसे PMGKAY ही लिख दिया जाए, इसका फुल फॉर्म पूछा जाए, तब आप बताएंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। इसमें के का मतलब पूछ सकता है, इसमें ए का मतलब पूछ सकता है। ठीक है, कई बार दे देता है कि PMGKAY या PMJAY आप सुने होंगे, जन आरोग्य योजना वाला। ठीक है, तो उसमें ए का मतलब पूछ लिया था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल योजना का मतलब तो आप जानते ही हो, 5 किलो प्रति महीना दिया जाना अन्न। ठीक है, तो योजना कब से शुरू हुई थी? कोविड-19 के दौरान शुरू की गई थी, 2020 में ही शुरू की गई थी। ओके, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पूर्व सेना अधिकारी मरूफ रजा ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो अभी हाल ही में मरूफ रजा ने दोस्तों कंटेस्टेड लैंड्स नाम से एक बुक लिखी है। ये है इनकी बुक, कंटेस्टेड लैंड्स, इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट। ओके, तो ये बुक इन्होंने लिखी है इंडिया और चाइना के जो बॉर्डर को लेकर के विवाद है उसको देखते हुए। ये पूर्व सेना अधिकारी भी रह चुके हैं। इन्होंने कई और पुस्तकें भी इससे पहले लिखी हैं, जैसे कश्मीर्स अनटोल्ड स्टोरी। इसके अलावा शौर्य गाथा, तो शौर्य गाथा भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। मरूफ रजा नाम याद रखना है आपको। अगला देखते हैं, हाल ही में टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में DC सिंघानिया को टाइम मैगजीन इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। DC सिंघानिया, ये सिंघानिया एंड कंपनी के दोस्तों फाउंडर एंड CEO हैं और एक बहुत ही फेमस लॉयर हैं, यानी वकील भी हैं। तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। किसके द्वारा? टाइम मैगजीन इंडिया के द्वारा। अभी टाइम मैगजीन इंडिया के द्वारा टाइम मैगजीन एक्सीलेंस आइकॉनिक अवार्ड 2021 का आयोजन किया गया था नवंबर 2021 में, तो वहीं पर इनको सम्मानित किया गया है। ओके, अच्छा, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का खाकी बैच आया हुआ है।
399 में अभी है दोस्तों, आगे चल करके इसके प्राइस बढ़ सकते हैं। सभी बच्चे एनरोल कर रहे हैं लगातार, आप लोग भी अगर कोई लोग बचे हुए हो तो एनरोल कर लो। इसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल वीडियो दी जाएंगी, हर एक डिटेल वीडियो की डिटेल पीडीएफ दी जाएगी और डिटेल मॉक टेस्ट दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 5 फुल मॉक टेस्ट दिया जाएगा जैसे आपका एग्जाम होता है उस टाइप का, और 5 प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके अलावा करंट अफेयर की ई बुक जो आती है हमारी, वो बहुत ज़्यादा आपको एडवांस मिलने वाली है आने वाले समय में, उसको और ज़्यादा अपडेट किया जाएगा, वो भी यहाँ पर फ्री दी जा रही है। ठीक है, करंट अफेयर के बारे में, ई बुक के बारे में मैं आपको अनाउंस करने वाला हूँ। अगली वाली जो करंट अफेयर की ई बुक आएगी वो बहुत ज़्यादा खास आएगी, क्योंकि उसमें अब इमेज भी ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो आप उसको भी यहाँ पर फ्री पाएंगे इसी बैच के साथ। यूपी स्पेशल जी के क्लासेस चलेंगी, ई बुक वगैरह सब कुछ यहाँ पर फ्री मिलेंगी यूपी स्पेशल की भी। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। अभी कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको इसके बारे में डिटेल जानकारी चाहिए हो, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एमजेटी ऐप पर ये अवेलेबल है। अगला 13वां ASEM शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ दोस्तों एक प्रकार से वर्चुअली आयोजित हुआ, लेकिन ये अध्यक्षता किया है कंबोडिया ने, तो हम लोग कहेंगे कंबोडिया कह सकते हैं। वैसे तो आयोजित तो ये वर्चुअली ही हुआ है, और वर्चुअल जो होता है वो कहीं एक जगह का तो होता नहीं है, लेकिन चूंकि इस बार जब कोविड-19 के कारण ही तो हो रहा है वर्चुअली आयोजित, अगर वहां पर नहीं होता तो फिर कंबोडिया में ही होता, यानी जो अध्यक्षता कर रहा है वहीं पर होता, तो हम लोग कंबोडिया यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, वैसे तो कायदे से देखा जाए तो इसका आयोजन वर्चुअल हुआ था, अध्यक्षता यहाँ पर होना चाहिए था कि इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो कंबोडिया ने की है। कंबोडिया ने की है, वर्चुअल तरीके से ये आयोजित किया गया है। 13वां इस बार का संस्करण था। 25 और 26 नवंबर को ये आयोजित किया गया ASEM समिट। इसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया है दोस्तों हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने। इसकी इस बार की थीम रखी गई है स्ट्रेंथेनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ, यानी साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना। क्लियर है? अच्छा, ASEM का मतलब एशिया यूरोप मीटिंग होता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे आप। अगर फुल फॉर्म के रूप में पूछा जाए, एशिया यूरोप मीटिंग पूछा जाए, तब भी आप यही वाला समझेंगे। अगला देखते हैं, एयरटेल ने किस कंपनी के साथ मिलकर पूर्वी भारत में पहला 5G परीक्षण किया? तो एयरटेल ने अभी हाल ही में नोकिया के साथ मिलकर के पूर्वी भारत में पहला 5G परीक्षण किया हुआ है। एयरटेल और नोकिया दोनों मिलकर के कोलकाता के बाहर इलाके में 5G की टेस्टिंग किए हुए हैं, और ये जो 5G की टेस्टिंग है दोस्तों, ये 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में किया गया है ये 5G का परीक्षण। ठीक है, एयरटेल ही दोस्तों पहली कंपनी है भारत में 5G टेस्टिंग करने वाली। कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले ही मैंने आपको बताया था कि भारत में पहली बार 5G टेस्टिंग एयरटेल ने किया है। अच्छा, ये वाला जो टेस्टिंग है नोकिया के साथ मिलकर के, इसको हम लोग भारत का पहला टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पूर्वी भारत में पहली टेस्टिंग है, इससे पहले भी एयरटेल जो है टेस्टिंग कर चुका है ऑलरेडी। तो अगर भारत में पूछा जाए तो आप एयरटेल बताएंगे। और एक और क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था कि जियो ने भी 5G टेस्टिंग किया था, लेकिन जियो ने कहाँ पर किया था? अमेरिका में किया हुआ था। ठीक है, अमेरिका में किया हुआ था, अमेरिकन कंपनी से मिलकर के। तो भारत की कंपनी अगर पूछा जाए पहली कंपनी, तो आप जियो ही बताएंगे, लेकिन भारत में परीक्षण पहली बार किसने किया तो आप बताएंगे एयरटेल। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी की जयंती पर मनाया जाता है, और ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को ही प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो अभी कल ये मनाया गया। डॉक्टर वर्गीज कुरियन दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति के ये जनक कहे जाते हैं, जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। इन्हीं की जयंती के अवसर पर 2014 के बाद से ये मनाया जाना शुरू हो गया। इन्हें भारत का दूध वाला भी कहा जाता है। अच्छा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने ही दोस्तों ऑपरेशन फ्लड का नेतृत्व किया था, जो कि दुनिया भर में सबसे बड़ा कृषि डेयरी एक विकास कार्यक्रम है। भारत जहां पर दोस्तों दूध की कमी से जूझ रहा था, इनके नेतृत्व में भारत ऐसी पोजीशन पर आ गया कि भारत दुनिया के सबसे बड़े निर्माताओं में, दूध प्रोडक्शन में, दूध निर्यातकों में, मिल्क एक्सपोर्टेशन कंट्रीज में टॉप पर आ गई है। ओके, अच्छा, एक होता है विश्व दुग्ध दिवस, ये 1 जून को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। दोनों दिवस 26 नवंबर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। अगला, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चुन डू हुआन का निधन हो गया? तो ये दोस्तों थे दक्षिण कोरिया के प्रेसिडेंट। ये दक्षिण कोरिया के 5वें राष्ट्रपति थे चुन डू हुआंग, और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं चुन डू हुआंग।
दक्षिण कोरिया के ये 5वें राष्ट्रपति थे। 1981 से 1987 तक ये रहे प्रेसिडेंट। डेमोक्रेटिक जस्टिस पार्टी से ये रिलेटेड थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूडीज ने वित्तीय वर्ष 2022 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान कितना लगाया? तो मूडीज ने दोस्तों 2022 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है 9.3%। मूडीज रेटिंग एजेंसी दोस्तों एक रेटिंग एजेंसी है। जैसे अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको गोल्डमैन सैक्स के बारे में बताया था, जैसे फिच रेटिंग है, वैसे ही ये भी है। ठीक है, मूडीज। तो मूडीज भी अपना रेटिंग जारी किया करती है और भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट इसने बताया है इस फाइनेंशियल ईयर में 2022 वाले फाइनेंशियल ईयर में 9.3% रहेगी। ठीक है, ये इसका अनुमान है। और इसने अगले फाइनेंशियल ईयर का भी अनुमान जारी किया है। 2023 की फाइनेंशियल ईयर में इसने बताया है 7.9% की दर से आगे बढ़ेगी जीडीपी भारत की। जीडीपी क्या होती है इसके बारे में लगभग मैं रोज बताया करता हूँ। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको बताया गया था किसी देश की सीमा के अंतर्गत किसी एक फाइनेंशियल ईयर में जितनी भी सेवाओं का, जितने भी उत्पादों का यानी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होता है, उन सभी को हम लोग कहते हैं जीडीपी। और वो प्रत्येक वर्ष किस दर से बढ़ती है, किस दर से घटती है, इसे ग्रोथ रेट कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मूडीज ने 9.3% का अपना अनुमान बताया है। गोल्डमैन सैक्स ने अभी बताया था 9.1% का इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट होने वाला है। क्लियर? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 12 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आज क्वेश्चंस भी ज़्यादा थे और अच्छे क्वेश्चंस भी थे। तो आज की वीडियो पूरा आप लोग डिटेल में देखे होंगे। आई होप आपने लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो जल्दी से और वीडियो को शेयर भी कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही बेस्ट क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए, कम समय में अच्छे क्वेश्चंस, दिन भर के क्वेश्चंस पाने के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। क्विज और पीडीएफ आप MZT ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। जाते जाते इन दोनों क्वेश्चंस का जवाब देते जाइए। भारत में साखे सागर झील कहाँ पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और भी जो भी झीलें आपको पता हो कि भारत में कौन कौन सी झीलें कहाँ पर हैं, आप लिखिएगा जरूर। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी इंग्लिश डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं। दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले दिन की वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।